हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर मैथ्स का जो दो टॉपिक आपके रह गए हैं, उन दो टॉपिक्स में से मैं एक टॉपिक की चर्चा करने वाली हूं और वो टॉपिक आपका है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वागमता की शर्तें। यानी सर्वागमता किसे कहते हैं और सर्वागमता की त्रिभुज के संदर्भ में क्या क्या शर्तें हैं, तो इनके बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो आज संडे था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सिखा दूँ। किसी एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लूँ किसी भी ईयर्स का और उसको सॉल्व करके आपको सिखाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि केवल आपके दो चैप्टर रह गए हैं, एक सर्वाग समता और दूसरा रह गया है समरूपता। तो मैंने सोचा पहले मैं इन्हीं कवर करा दूं, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो बस दो चैप्टर आपके बचे हैं, एक आज की क्लास है और दूसरी कल क्लास जो आपकी होगी उसमें आपके समरूपता के बारे में मैं बताऊंगी। तो बस आज और कल लास्ट आपकी वीडियो होगी, यानी कि सारे जितना भी गणित का आपका सिलेबस था वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। दो चैप्टर बचे हैं जिसे आज और कल में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सिखाऊंगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यही सोचा कि इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में। इकाई जो आपकी 13 है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वाग समता की शर्तें। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इससे पहले का चैप्टर है सर्वाग समता और समरूपता का। तो देखिए, सर्वाग समता और समरूपता जो उसके बारे में जो उसमें से परिभाषाएं आपको बतानी थी, तो मैंने सोचा कि एक सर्वाग समता की अलग वीडियो बना देते हैं और समरूपता की अलग, ताकि अलग अलग करके आप दोनों को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वागमता की क्या क्या शर्तें हैं। इससे पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्वाग समता किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है कि सर्वाग समता, देखो सर्वाग समता को क्या कहते हैं, तो इसका पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सर्वाग समता को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सर्व प्लस अंग प्लस समता। ठीक है, देखिए इसी तरीके से तो बोले सर्वाग समता, इसको जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सर्वाग समता बन जाएगा। यानी ये सर्व प्लस अंग प्लस समता से मिलकर बना है। सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है, या हर। अंग का मतलब तो आप जानते हैं अंग होता है, और समता का मतलब होता है समान। जिसके ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंग समान हो, ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, सर्वाग समता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि केवल त्रिभुज की यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर मैं वर्ग की भी बात कर सकती हूँ, आयत की भी बात कर सकती हूँ। यानी कि दो वर्ग एक समान हो, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर, इसकी सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं तो इसकी भी सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगर एक आयत है जिसकी भुजाएं हैं, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो दूसरे भी त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई 3 और 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनकी क्या हो, जो अंग में समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सर्वाग समता कहलाते हैं। यानी जिनके अंगों में समानता दिखाई देती हो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वाग समता, या ऐसी आकृति जो होती है सर्वाग समता कहलाती है। जैसे मैं आपको वृत्त के आधार पर बता देती हूँ, यानी कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और इधर भी एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो यानी कि दोनों की आकृति क्या है, समान है। ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी दोनों वृत्त की आकृति समान है। तो ऐसे ये आकृतियां क्या कहलाएंगी, सर्वाग समता कहलाएंगी। सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट ये मैं आपको बताने वाली हूँ, सर्वाग समता को हम किन चिन्हों के द्वारा डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वाग समता का इस तरीके से चिन्ह होता है, इसके ये सर्वाग समता का क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, सर्वाग समता का चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से हम सर्वाग समता को प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा हम सर्वाग समता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं, ये जो आपका इक्वल दिख रहा है ये आपको क्या करता है, सर्वाग यानी किसी भी त्रिभुज के साइज को दर्शाता है, उसकी साइज को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो होता है किसी भी त्रिभुज के शेप को दर्शाता है। ठीक है, शेप का मतलब क्या होता है, आकार। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की साइज मतलब होता है आकार और शेप मतलब होता है आकृति, किसी भी त्रिभुज की आकृति और आकार को दर्शाता है।
ठीक है। ये चिन्ह जो होता है क्या करता है, किसी भी त्रिभुज की आकृति और आकार को दर्शाता है, यानी शेप और साइज को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आएगा। जिस त्रिभुज का शेप समान हो, जिस त्रिभुज का साइज समान हो, ठीक है, वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग समता कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम सर्वांग समता कहते हैं। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, सर्वांग समता क्या होता है। ठीक है, सर्वांग समता को आपको पता चल गया कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं, सर्वांग समता क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि ये दोनों समान हैं, ये सर्वांग समता दर्शा रहे हैं। तो देखिए इसका ए बी जो है, यानी त्रिभुज का ए बी जो है वो किसके बराबर है, त्रिभुज के पी क्यू के। ठीक है, त्रिभुज के पी क्यू के बराबर है। त्रिभुज का ए सी जो है वो किसके बराबर है, त्रिभुज के पी आर के बराबर है। और यहाँ पर त्रिभुज का बी सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के, यानी त्रिभुज का बी सी जो है वो इस त्रिभुज के क्यू आर के बराबर है, यानी ये त्रिभुज कैसा है, सर्वांग समता है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वांग समता किसे कहते हैं। जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं एवं कोणों का माप समान होता है, यानी कि दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज की सारी भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसकी भी सारी भुजाएं और इसकी भी सारी भुजाएं, और कोणों का मान अगर बराबर होता है तो ऐसे बराबर होता है तो क्या होता है, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या कहा गया, फिर से एक बार सीख लीजिए। ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब ऐसा होता है तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ढक लेता है। अध्यारोपित का मतलब होता है एक त्रिभुज को अगर आप दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो वो क्या होता है भाई, जो नीचे वाला त्रिभुज है वो ढक जाएगा। भाई जब दोनों की आकृति समान है तो क्या होता है, ढक जाएगा। जैसे कि मानो कि 1 रुपए का सिक्का है और दूसरा भी 1 रुपए का सिक्का है। जब 1 रुपए के सिक्कों को आप दूसरे 1 रुपए के सिक्के पर रखते हो तो नीचे वाला जो 1 रुपए का जो सिक्का जो होता है, जो नीचे वाला होता है, वो क्या होता है, छिप जाता है या ढक जाता है। समझ में आ गया। किसी भी आकृति को आप, दो समान आकृति को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला हमेशा छिप जाएगा, ठीक है, या ढक जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, अब समझ में आ गया सर्वांग समता किसे कहते हैं। फिर ये कहा गया है कि ऊपर की दी गई आकृतियों में जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ हमें दो त्रिभुज देखे जा रहे हैं या दे रखे हैं। ये दो त्रिभुज बिल्कुल समान हैं। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे तो फिर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लेगा या उसे छिपा लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सर्वांग समता आप समझ गए किसे कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं ये त्रिभुज समान है, तो सर्वांग समता आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आ गया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया। क्या आप लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इन तीनों की भुजाएं समान हैं तो ये त्रिभुज हैं क्या है, सर्वांगसम हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को सर्वांगसम किसे कहते हैं। जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं एवं कोणों का माप समान होता है तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। डेफिनेशन नहीं आती है लेकिन समझाना तो आपको पड़ता ही है। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो सर्वांगसम का मतलब ही होता है सभी अंग समान, ठीक है, या हर अंग क्या होता है, हर एक अंग से समान। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं को एवं कोणों का माप समान होता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। तो हम सर्वांगसम को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, इस तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका सर्वांग समता की क्या क्या शर्तें हैं जो आपसे इस टॉपिक पे पूछा गया है। पहला जो इकाई 12 है उसमें कहा है समरूपता और सर्वांग समता के बारे में बताइए। तो सर्वांग समता के बारे में आप जान चुके हैं, उसकी परिभाषा जान चुके हैं, तो अब इसकी शर्तें पढ़ लेते हैं। देखिए कहा गया है, ये SCERT का नोट्स है। सर्वांग समता के बारे में पूर्व के अध्याय में बताया जा चुका है, यानी पहले से आपको बताया जा चुका है कि इस अध्याय में जो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं इसका ज्ञान कब प्राप्त करेंगे। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि
कि कब हम समझेंगे सर्वांग सम है, यानी जब दो त्रिभुज दोनों की आकृतियां समान होती हैं, दोनों की भुजाएं और दोनों के कोण जब समान होते हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। तो इतना आप जान गए हैं सर्वांग समता के बारे में। अब इनकी शर्तें देखते हैं। देखिए पहली शर्त इन्होंने क्या बताई है, पहली शर्त बताई है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हों, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो। यानी कि यहाँ पे क्या किसकी बात की गई है, यहाँ पे एस 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 की बात की गई है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये एस एस क्या है, एस मतलब भुजा है और ठीक है, एस मतलब क्या है, भुजा, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखिए इसकी भुजा है ये भी 3 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4.6 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 4.6 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समान हैं। यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग बराबर हों, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये त्रिभुज था, अभी सबसे ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, एक त्रिभुज था जिसमें ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था। तो ऐसे केस में तो ये सर्वांगसम है ही है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सारी भुजाएं 3 ही सेंटीमीटर हों। यहाँ पे कहा गया अगर ये हमारा आपका जो ए है वो 3 सेंटीमीटर है, बी 5 सेंटीमीटर है और सी 4.6 सेंटीमीटर है, लेकिन यानी इसकी भुजाएं सभी अलग अलग हैं, लेकिन दूसरे त्रिभुज की भुजाएं भी अलग अलग हों, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी होना चाहिए, ये 4.6 सेंटीमीटर है तो ये भी होना चाहिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सारी भुजाएं एक समान हो तभी वो समरूपता कहलाएंगी। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होने के बाद भी ये क्या कहलाएंगी, अलग अलग होने के बाद कि इनकी जो दूसरा त्रिभुज है उसकी भी भुजाएं एक ही समान अलग अलग हो तो ये क्या कहलाएंगी, सर्वांग समता तभी कहलाएंगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ये आपका बोलते हैं, जैसे कि ये आपका आयत है, इस ये 3 सेंटीमीटर है और चौड़ा मतलब चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। यानी कि इन दोनों की भुजाओं में डिफरेंस होने के बाद भी ये समान होंगे। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी आकृति और उसका साइज, यानी आकृति और उसका क्या होना चाहिए, उसकी क्या बोलते हैं आकार, ठीक है। किसी भी कोई भी जैसे आपका कोई भी आपकी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसकी आकृति और आकार समान होना चाहिए। जैसे कोई भी दो वस्तु हैं उनकी आकृति और आकार समान होना चाहिए, भले ही किसी एक वस्तु की, जैसे दोनों वस्तु हैं, दोनों वस्तु में क्या बताया गया कि जैसे कि इसकी ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, इनकी आकृति और आकार दोनों के समान है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है। इससे ये मतलब नहीं है कि इनकी भुजाएं अलग अलग सेंटीमीटर की हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, और ये केस जो आपका है, ये केस आपका एस 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 बनाता है, यानी भुजा 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 बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखिए आपका क्या है, इसमें बताया गया है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं एवं उनके बीच का कोण तथा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण अलग अलग बराबर हो। यानी कि ये कहा गया है कि दो त्रिभुज तब भी सर्वांगसम होंगे जब किसी त्रिभुज की भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा अलग अलग हो, ठीक है। यानी कि दो त्रिभुज की भुजा और उनके बीच का कोण जो है दूसरे त्रिभुज की भुजा और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो। अलग अलग बराबर मतलब कहा गया है कि जैसे एक ये त्रिभुज है, इसकी भुजा कोण भुजा और इस दूसरे त्रिभुज की भुजा कोण भुजा के बराबर हो, तब भी ये क्या होते हैं, इस केस में भी ये सर्वांगसम होते हैं। ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, एस ए एस कहते हैं। यानी कि भुजा, एंगल, ए फॉर एंगल होता है, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, तो भुजा कोण भुजा। ये कौन सा केस दिखा रहा है, ये केस दिखा रहा है भुजा कोण भुजा, ठीक है। क्या दिखा रहा है, भुजा कोण भुजा। यानी कि एस ए एस ये प्रतीत कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये एस ए एस केस है। समझ में आ गया। यानी जिसकी भुजा कोण और भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा कोण भुजा के बराबर हो तो वो क्या कहलाती है,
तो वो भी सर्वांग समता कहलाती है, सर्वांग सम कोण होते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आपका है तीसरा जो आपका है वो है दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यानी कि दो त्रिभुज तब भी सर्वांग सम होते हैं जब एक त्रिभुज के दो कोण एक संलग्न भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा अलग अलग बराबर हों। यानी कि यहाँ पर किस केस की बात की जा रही है, यहाँ पर ASA की बात कर दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर कोण भुजा कोण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कोण भुजा कोण की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पे कहा है कि किसी भी त्रिभुज का कोण फिर उसकी भुजा, यानी देखिए कोण 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कोण 50 सेंटीमीटर है। अब इसको आप देखिए ये इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। इसको जब आप सीधा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप सीधा करिए, ये इसे टेढ़ा रख दिया गया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको जब हम सीधा करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 55 आ जाएगा। देखिए सेम हो गया, ठीक है। इसको जब मैंने सीधा किया यहाँ पे टेढ़ा रखकर, अब क्या हो गया, आप लोग क्या होते हैं जो DLED के प्रशिक्षु हैं वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये तो टेढ़ा है। टेढ़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसका जो आधार है वहीं पर हर चीज़ दी गई है, ठीक है। यानी कि ये त्रिभुज ऐसे ही है, इसको सीधा करके समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो एंगल है वो 50, यानी कि ये मान लीजिए ये A B और C, ठीक है। तो क्या है, इसका जो एंगल है वो 50 डिग्री है, इसका भी एंगल 50 डिग्री है, ये 50 अंश का है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है इसका आधार, इसका भी आधार 5 सेंटीमीटर है और इधर का जो एंगल है यानी इधर का कोण है वो भी 55 डिग्री का है, यहाँ पे भी कोण 55 डिग्री का है या 55 अंश का है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस केस में भी हम इसे सर्वांग सम ही कहेंगे, यानी किसी भी त्रिभुज का कोण भुजा कोण दूसरे त्रिभुज के कोण भुजा कोण के अगर बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है, तब भी वो सर्वांग सम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कब होते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज की एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो। यानी किसी भी त्रिभुज का कर्ण, आपको पता है किसी भी त्रिभुज में ये जो नीचे की चीज़ होती है क्या होती है, आधार है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है, तो समकोण त्रिभुज आपका कैसे बनता है, ऐसे बनता है, या आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये आपका समकोण है, ठीक है, ये आपका समकोण है। तो समकोण में नीचे का हिस्सा क्या होता है, इसे हम आधार कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है लंब। क्या होता है, लंब, जिसको यानी जो लंबाई होती है। और इसके सामने की भुजा जो होती है ये क्या होती है, कर्ण होती है। समझ में आ गया, ये क्या होती है, ये कर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी ये जो कर्ण है दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण, अब इसको आप सीधा करोगे तो ये कैसे बन जाएगा, ये इसी तरीके से बन जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा दे दिया गया है, अगर आप इसको सीधा करोगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का कर्ण, यानी इसका कर्ण ये है तो इसका कर्ण क्या है, ये है। समझ में आ गया। किसी भी त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्या है, कर्ण किसके बराबर हो, पहले त्रिभुज के एवं अन्य भुजा के दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, ठीक है। और त्रिभुज का जो संगत भुजा है वो दूसरी संगत भुजा के बराबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे केस में भी समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी तरीके से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि ये आपका एक समकोण है, ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका जो कर्ण है दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, यानी ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हो, ठीक है। और इसका कोण अगर ये 90 डिग्री अंश का होता है, आपको पता ही है, ये भी 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये तो 90 अंश का होता ही है। इसका कर्ण और इसकी भुजा, यहाँ पर कहा गया है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसकी संलग्न भुजाएं, यानी कि ये जो भुजा है, यानी कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे केस में भी हम इसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पता चल गया होगा। और इस केस को हम इंग्लिश में RHS कहते हैं। कैसे, आर का मतलब आपको पता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, ठीक है। राइट एंगल को क्या, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। लिखते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं तो मुझे इरेज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, RHS में
RHS में R को मैंने बता दिया राइट एंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण कहते हैं। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। और S आपका क्या होता है, भुजा, ठीक है, ये क्या होता है, भुजा, क्या कहते हैं, भुजा। समझ में आ गया। तो ये केस आपका कौन सा केस है, RHS केस है, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी समकोण संगत भुजा। समझ में आ गया। यानी कि किसी भी समकोण का कर्ण और उसकी भुजा अगर यानी संगत भुजा बराबर होती है दूसरे त्रिभुज के समकोण और संगत भुजा के, यानी कि ये अगर आपका 6 सेंटीमीटर तो ये भी होना चाहिए, अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और समकोण में आपको पता है कि ये 90 अंश का होता है, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकती है। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी त्रिभुज को सर्वांगसम, ये सर्वांगसम केस होता है, इसमें भी त्रिभुज की सर्वांगसमता कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज की सर्वांगसमता की क्या क्या शर्तें हैं और सर्वांगसमता किसे कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा सर्वांगसमता में, यानी दो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। फिर आपने इसकी शर्तें पढ़ी, शर्तों में आपने क्या पढ़ा, आपने पहली शर्त पढ़ी कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग भुजा, किसी एक त्रिभुज की अलग अलग भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की अलग अलग भुजा के अगर समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, त्रिभुज की सर्वांगसमता कहलाती है। कैसे, अगर ये त्रिभुज 3 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर हो, यानी कि इसको हम ABC मान लेते हैं, इसको भी ABC मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि इसको एक मिनट अब बताते हैं, इसको ABC मान लेते हैं, इसको ABC, इसको DEF मान लेते हैं। अगर इसका AB और इसके DE के बराबर हो, AB किसके बराबर हो, D और E के बराबर हो, फिर इसका AC किसके बराबर हो, इसके DE के बराबर हो, फिर इसका BC किसके बराबर हो, इसका BC बराबर हो EF के, किसके बराबर हो, EF के। तो ऐसे केस में हम ये त्रिभुज क्या कहलाते, कैसे होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, ठीक है। और ऐसे त्रिभुज यानी कोई भी आकृति हो, अगर उस आकृति को, एक आकृति को दूसरे आकृति पर रखते हैं तो नीचे वाला जो होता है वो ढक जाए, ठीक है। जैसे आप एक का सिक्का क्या करते हैं, एक के सिक्के में दूसरे एक के सिक्के को ऊपर रखते हैं तो दूसरा नीचे वाला जो सिक्का होता है वो क्या होता है, ढक जाता है। समझ में आ गया। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे केसेस को हम SSS कहते हैं, यानी भुजा 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 कहते हैं। फिर सेकंड केस मैंने आपको क्या बताया, सेकंड केस मैंने आपको बताया कि ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजा कोण भुजा, एक त्रिभुज की भुजा कोण भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा कोण भुजा के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, यानी अलग अलग बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। ये केस आपका क्या कहलाया, भुजा, यानी SAS कहलाया, SAS कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि नेक्स्ट केस में क्या बताया कि एक त्रिभुज का कोण भुजा कोण दूसरे त्रिभुज के कोण भुजा कोण के अगर बराबर होता है, ठीक है, अलग अलग बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। और ऐसे केसेस को हम ASA कहते हैं, यानी एंगल S एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, जिसमें मैंने आपको बताया दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम जब होते हैं जब किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसकी संलग्न भुजाएं दूसरे त्रिभुज के कर्ण और दूसरे समकोण त्रिभुज के, समकोण बोलिएगा, ठीक है, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसकी संलग्न भुजा के बराबर अलग अलग बराबर होता है तो ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं, इसको भी हम सर्वांगसम कहेंगे, ठीक है। इस केसेस को हम RHS कहते हैं, क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सर्वांगसमता क्या होता है और उसकी शर्तें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर देखिए यहाँ पर कुछ आपका SCERT में नीचे कुछ केसेस दिए गए थे। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षु से निम्नांकित क्रियाकलाप करवाए, ठीक है, यानी एक अध्यापक प्रशिक्षुओं से, यानी जो DLED के हमारे प्रशिक्षु हैं उनसे भी कुछ क्रियाकलाप, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं, ठीक है। क्रियाकलाप मतलब होता है एक्टिविटीज़। तो देखिए पहला है विभिन्न मापों की लंबाई एवं चौड़ाई के आयतों को निर्माण गत्ते
अनुपयोगी ग्रीटिंग कार्ड या चार्ट पेपर से करवाएं, पुनः विकर्ण से उनके 2 भागों में विभाजित करवाएं। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके पास कुछ गत्ते रखे होंगे, ठीक है, गत्ते जो होते हैं जिसमें बिस्किट वगैरह आते हैं, ठीक है, गत्ते होते हैं, या कुछ आपके घर में ग्रीटिंग कार्ड होता है या फिर मेरिट कार्ड जो आपके घर में आता है, ठीक है, या फिर चार्ट वगैरह जो होते हैं, तो उस चार्ट के कुछ टुकड़ों को मतलब लंबाई चौड़ाई यानी आयत के रूप में उसे काटें, फिर उसको बीच में क्या करें, कट कर दें। तो आप जब इसमें बीच में कट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और एक हिस्सा आपका इस तरीके से आएगा। तो इनको जब आप पलट कर इस वाले हिस्से को इस पर पलट कर रखेंगे तो ये वाला हिस्सा नीचे छिप जाएगा, यानी बराबर भागों में बंटवाएं, ठीक है, अलग अलग करें। तो देखिए क्या है, दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर एक इस प्रकार रखाएं कि ताकि बिंदु डी पर हो तथा लंबी भुजा पर लंबी भुजा पड़े। ठीक है, ये सब तो आप कर ही चुके हैं, ठीक है, आराम से आपको पता है, ये तो कर ही लेंगे, इतने तो आप समझदार हैं। क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे? बिल्कुल ढक लेंगे, और दोनों त्रिभुज सर्वांग भी होंगे। ठीक है, प्रशिक्षु यह भी बताते हैं कि यह सर्वांग समता में किन किन नियमों का पालन हो रहा है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार वर्ग, समांतर चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज बनाकर उपयुक्त क्रियाकलाप प्रशिक्षुओं द्वारा करवाई जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, त्रिभुज त्रिज्याओं की मापी से वृत्ताकार चक्तियाँ कटवाकर, त्रिज्याओं की मापी यानी कि जिसे आप प्रकार बोलते हैं, चक्तियाँ कटवाकर चित्रानुसार त्रिभुज ABC तथा ADE को कटवाकर त्रिभुजों की सर्वांग समता की पुष्टि करवाएं। अब जाहिर सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि कोई कार्ड वगैरह हो, ग्रीटिंग कार्ड हो या गत्ते हो, या आपके घर में जिसे दफ्ती वगैरह बोलते हैं वो चीज़ हो, उससे क्या करते हैं आप समान आकृति के, जैसे आपने क्या किया, प्रकार से 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला खींच लिया, फिर दूसरा भी तीसरा भी ऐसे खींच लिया, फिर आप उसको बराबर भागों में जब क्या करो, एक जो आपने गोला यानी एक वृत्त जो बनाया, उस वृत्त पे जो दूसरे वृत्त को रखेंगे तो क्या होता है, वो नीचे वाला छिप जाता है। यानी समान आकृति के काटें तो उसे पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो ये थी सर्वांग समता की शर्तें। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कल मैं मिलती हूँ लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो आपकी है समरूपता किसे कहते हैं और समरूपता की क्या क्या शर्तें होती हैं। उसके बाद मैं आपको ट्यूसडे में, ठीक है, ट्यूसडे में मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी, किस तरीके से आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देंगे। उससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और हर साल सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चन को पेपर में दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।